एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स ऑफिसर्स जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है, क्या क्या होता है इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, और लाइफ आपकी कैसे रहती है आफ्टर यू गेट इनटू द जॉब दैट यू हैव एस्पायर्ड फॉर। सो आज हमारे साथ एक ऐसे ही बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सन है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेट्स वेलकम अभिषेक कुमार देवांगन जी, जिन्होंने सीजीपीएससी 2021 में 55th रैंक हासिल किया और अभी करेंटली नायब तहसीलदार के पोस्ट में हैं। तो लेट्स वेलकम। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल में मुझे बुलाया। वैसे मुझे तो इंतजार काफ़ी दिनों की थी, लेकिन कुछ टाइम निकल गया, लेकिन चलो मुझे आके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग आते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात रहती है कि ना आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कई लोग, कई एस्पिरेंट, कई स्टूडेंट्स रहते हैं ना जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, कई सालों से देख रहे हैं, और ना शायद उनके लिए ना एक एक पॉइंट, एक वर्ड बड़ा मैटर करेगा जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है, सब कुछ आपको आज बताना है, अपने सारे सीक्रेट्स, कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाता है, क्या क्या आपने फेस किया है, ताकि स्टूडेंट्स आपसे रिलेट कर पाए। पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार देवांगन है। मैं ग्राम कोपरा, तहसील राजिम का निवासी हूँ। मेरी 4th तक एजुकेशन गांव में ही हुई है, गांधी विद्या मंदिर करके। उसके बाद हम लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि अगर इनको यहीं गांव में रखा जाए तो ये शायद वो अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी ऑफिसर्स नहीं है। तो मेरे दादाजी ने भी सपना देखा था, तो मुझे बड़े मम्मी बड़े पापा के साथ मुझे नगरी भेज दिया गया। वो लोग टीचर हैं और नगरी में उनकी पोस्टिंग थी। तो 5वीं से लेकर 8वीं तक मैंने नगरी में पढ़ाई की। फिर उनकी पोस्टिंग धमतरी में हुई, तो फिर मैंने धमतरी में पढ़ाई की, तो सरस्वती शिशु मंदिर धमतरी। उसके बाद मैंने 12th के बाद जेई के लिए 1 साल ड्रॉप लिया था। ड्रॉप लेने के बाद मैंने पीटी क्लियर किया और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सेज बाहर रायपुर है, उसमें मैकेनिकल से मैंने इंजीनियरिंग की 2013 से 2017 तक। जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मैं 1 साल के लिए दिल्ली चला गया यूपीएससी की कोचिंग के लिए। और एक कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, बट फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गए थे कि मुझे वापस आना पड़ा। मुझे एक सर का, सरोज सर थे वहाँ पे, दृष्टि आईएएस में भी पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा था सर मैं जाना चाह रहा हूँ या रुकूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कोर्स कंप्लीट हो चुका था। तो उनके एक डायलॉग्स ने शायद मेरी पूरी क्लियरिटी कर, मुझे पूरा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर के नोट्स और मुखर्जी नगर के दोस्त, इन दोनों को आप अगर छोड़ दो तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो बस उनका ये जो एक स्टेटमेंट था मेरी लाइफ में पूरी क्लियर कर दी। और उसके बाद मैं रायपुर चला गया। तो जुलाई 2018 से मैं रायपुर में हूँ और अपने रूम में ही स्टडी कर रहा हूँ, और सीजीपीएससी बस इसी दौरान मेरे क्लियर होते हैं। और कौन से मीडियम से दिला है? जी, मैं हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से दिला है। तो ये थॉट पहले आया कैसे कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? कई यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो बड़े डाउट में रहते हैं, खासकर इंजीनियर्स, कि मेरे पास तो पूरा टेक्निकल फील्ड है, मैंने इतने साल पढ़ा हुआ है, तो फिर सिविल सर्विसेज में क्यों आना? आप क्यों आए थे और बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि जो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, फैमिली की तरफ से एक था कि मेरे घर में कोई एक ऑफिसर बने, तो मेरे दादाजी थे। हालांकि वो केवल 4th क्लास तक पढ़े थे, लेकिन उनका एक सपना था कि मैं कोई अधिकारी बनूं। और आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे मिलाने के लिए एक तहसीलदार साहब के पास ले गए थे। और सौभाग्य ये है कि आज मुझे नायब तहसीलदार का ही पद मिला है। तो आज खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी होंगे तो जरूर लगता होगा उनको, तो शायद आभास हो गया था। तो मुझे था कहीं ना कहीं कि मुझे सिविल सर्विस तो करना है। बट मैंने इंजीनियरिंग में जैसे ही एंट्री किया, तो 2 साल में मुझे समझ आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने गेट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जो हायर एजुकेशन के लिए होता है। तो फिर मैंने अपने छोड़े जो बुक्स लिए, कुछ हिस्ट्री बेसिक वगैरह बुक लिया और पढ़ना शुरू किया, और इसी तरह से रुझान बनते गया और आगे का रास्ता फिर होता गया। फिर दिल्ली से होते हुए फिर रायपुर, फिर 2021 में अंततः सफलता मिली। तो ये बताइए सबसे पहले कि रिजल्ट आया तो क्या माहौल था, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने, और क्या था, कैसा था वो दिन? सबसे पहले हम लोग का रिजल्ट सितंबर 2021 में आने वाला, सॉरी 22 में आने वाला था। उस दिन काफ़ी एक्साइटमेंट थी,
सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर वाले इतने एक्साइटेड थे, मैं घर चला गया था क्योंकि मेरा इंटरव्यू पहले हो गया था, तो मैं घर चला गया था। बट उस दिन तक भी पता नहीं था कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये 10 बज गया, 11 बज गया, आया ही नहीं। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया, रिजर्वेशन वाला इशू हो गया। फिर अंततः 1 मई 2023 का दिन, उस दिन मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की स्टे मिली है। तो मैंने उसको लिटरली ये कहा कि यार मजाक मत कर, क्योंकि इतना माहौल डिप्रेसिंग माहौल था कि कुछ भी हो रहा था। तो वहां से निकला। फिर अंततः 12 मई को जब रिजल्ट आया, तो एक के बाद एक रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। 5 बजे से जब रिजल्ट आ रहा था, उसी दिन प्री का भी रिजल्ट आया। 8 साढ़े 8 बजे प्री आया, तो 2022 में भी प्री क्लियर हो गया था। फिर तो हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी, फिर क्या बताएं। तो फिर मैं एक छोटा सा मोबाइल था मेरे पास, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया। और आप उसको देखेंगे मान लो ना, तो जो स्क्रॉलिंग हो रहा है मेरी स्पेक्स पे, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई है, उसके बाद जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, टॉप 10 नहीं आया। 20, 30, 40 के बाद अचानक 55 दिखा मुझे। यार नाम थोड़ा सा लंबा है, तो दिख गया अचानक से। फिर भी मैं ऐसा लगा कि नहीं, ये शायद कोई और हो सकता है। फिर रोल नंबर पूरा मैच किया, पूरे इंटरव्यू के मार्क्स देखे, उसके बाद जो मेरा एक्सप्रेशन था, तो उस दिन के बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्या किए थे? किसको फोन लगाया आपने? कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले मैं अपने पापा जी को फोन लगाया। पापा को फोन लगाया तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पापा मम्मी साथ में नहीं थे, पापा के बाहर गए थे, तो उनको लगाया। फिर मम्मी को फोन लगाया, तो फिर मतलब बातें कम हुई, रोना धोना ज्यादा हुआ। तो वो सिचुएशन, मतलब उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि उसके बाद क्या किया। फिर उसके बाद फोन कॉल्स पूरे इतने हो गए, इतने दोस्त। तो उस रात को मैं सो ही नहीं पाया। उस दिन और उसके एक दिन बाद तक मैं सो ही नहीं पाया। मतलब फोन बजते रहे और कई सारे कॉल्स भी छूट गए। जो छूट गए वो छूट ही गए। फिर ऐसा हुआ। तो मुझे लगता था कि यार मैंने लाइफ में बहुत लोगों को बधाई दी है कि बधाई हो भाई, आपका हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन करके। तो लगता था कि एक दिन मेरा भी आएगा और ऐसा आएगा कि फोन कॉल्स करनी होंगे। और इस दिन ऐसा हुआ था। तो वो मेरे लाइफ का बहुत ही मेमोरेबल डे है। तो फिर जब घर गांव जाना हुआ तब कैसा हुआ? फिर सबसे पहले मैं क्या बोला पापा जी को कि जब रिजल्ट आ गया, उसके 1 महीना बाद तो मेरा मेंस था नेक्स्ट। तो मैं बोला मैं गांव कल आ जाता हूँ, कल मॉर्निंग में। तो मुझे साफ मना करता कि गांव नहीं आना है, मुझे एक दिन दो प्रिपरेशन करने के लिए। तो उनका ये था कि सिलेक्शन हुआ है, मैं आपसे सिलेक्ट बन गया करके। तो उन्होंने लड्डू बनवाए, तो लगभग 5,000 लड्डू का ऑर्डर दिया। तो एक दिन मुझे प्रिपेयर करना है करके मुझे आने नहीं दिए। तो फिर अगले दिन आया, आते ही मेरे आने से पहले 1 डेढ़ घंटे पहले फटाके फूटने शुरू हो गए थे। गांव के बहुत सारे लोग आए थे। तो हार वगैरह पहनाए, मतलब माला पहनाए, पुष्प कुछ भेंट किए, और नारियल वगैरह जितना भी जो भी अपने तरफ से बनता है तो वो किए। तो वो जो मोमेंट था लाइफ के, मैं बता नहीं सकता वो क्या मोमेंट था मेरे लिए। और वो सब हुआ। फिर सब आशीर्वाद वगैरह लिया, सब गाँव वाले को थैंक किया। और मिठाइयाँ बटी, पूरे गाँव में जितने लोग भी आए, उन लोग का शौक है, तो 2-3 दिनों तक मिठाई चला है। तो इतनी ज्यादा खुशी हुई। तो ये बातें, मतलब ये कहा जा सकता है ना कि इतने सालों की मेहनत आपको ऑलमोस्ट 5-6 साल लग गए। 6 साल तो 6 साल के बाद वो जो रिजल्ट आया वो पूरा वर्थ है। पूरा वर्थ। बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसमें। इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत लोग आए गए, चीजें हुई होंगी, वही सब हम लोगों को डिस्कस करने, क्योंकि जो लोग ना अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन्हें भी पता नहीं है कि ये एग्जाम ही पेशेंस है, क्या क्या चीजें फेस होने वाली है। आप शुरू से डिस्कस करिए, मुझे बताइए कि जब एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, कैसे उसको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी सबसे पहले सोचता है कि मुझे पीएससी करना है या यूपीएससी करना है, तो सबसे पहले उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो पेशेंस। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि कोई भी पूछते हैं कि सर 1 साल में पीएससी कर किया जा सकता है, 2 साल में किया जा सकता है। तो इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है ना। क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हो सकता है आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए ना। तो आपके लिए इसको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो पेशेंस आप में होनी चाहिए, ये हो गया। और रही बात आपने सेक्रीफाइसेस की बात की, तो इसके लिए भी हमेशा रेडी रहना होगा। मैंने अपने घर की कई शादियां छोड़ी हैं,
मतलब मेरी दीदी की शादी, भाई की शादी, इस टाइप को छोड़ना पड़ता है ऐसा। और हमारे एज में तो दोस्तों की भी शादी, जो दोस्तों की लोग शादी, जिगरी कहा करते थे। हाँ, उन सब की शादी भी छोड़नी पड़ती, तो लोगों की शिकायतें भी रहती थी, यार ये नहीं आता है करके। लेकिन अब लगता है कि नहीं, शायद वो नहीं आता तो कुछ कारण से। हाँ, बट मैं ये मिथ दूर करना चाहता हूँ। कई लोग क्या बोलते हैं कि आप तैयारी के दौरान एक कमरे में बंद कर लो, तो ये बहुत ही गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि सीजीपीएससी आपको करना है तो एक दिन में एवरेज 7 से 8 घंटा पढ़िए, 7-8 घंटा सोइए, और 7-8 घंटा अपने पास रखिए अपने इंजॉयमेंट के लिए। आप मोबाइल चलाइए, व्हाट्सअप, यूट्यूब, जो करना है कीजिए, है ना, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। और हम जैसे जिस तरह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 13 घंटा 14 घंटा पढ़े, इसकी जरूरत ही नहीं है इस एग्जाम में। ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और डेली सबसे पहला है तो पेशेंस होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं। सर ये बताइए कि कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी या अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए? जैसे मैंने एक साल दिल्ली में कोचिंग की, तो वो एक साल कोचिंग बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि सुबह से शाम तक कोचिंग होती थी, तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे बच्चे जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है। और खासकर तब जब आज आपने 6 घंटे की क्लासेस ली है, तो उस क्लासेस को रात में सोने से पहले आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। या हो सकता है कि अगले दिन जो पढ़ाने वाले हैं, उसको एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐसा होता है, कई लोग बच्चे क्या करते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर बाद में पढ़ेंगे सोचते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। डेली डेली पढ़ते जाइए, डेली आप एक टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। कोचिंग के बाद जो आपका टाइम मिलता है, उस पर आप प्लानिंग कीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और ये नहीं करना है। और उसमें से 2 सब्जेक्ट, जो एक लैंग्वेज है और मैथ है, उसको तो आपको मतलब 12 महीना आपको लेके चलना है, प्री हो, मेंस हो, जो भी हो, क्योंकि यही आपको आपको लीड देंगे, आपको नंबर्स आपके इंक्रीज करेंगे। ये होनी चाहिए। एक और चीज कि इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, जब आप जीएस में नए नए एंटर करते हो, आपके हिस्ट्री में बहुत सारे नाम होते हैं, ज्योग्राफी में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं। क्या ये सारी चीजें एक बार में याद हो जानी चाहिए, या इतना ज्यादा मगअप करना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है? क्या वो एक ही बार में हो जाएगा, या धीरे 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 वक्त के साथ होना चाहिए? नहीं, ये एक बार में तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीजीपीएससी का सिलेबस ही अपने आप में बहुत ही वास्ट है। मैंने जैसे बताया कि मैंने नोट्स से प्रिपेयर कर लिया था, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हाईलाइट करें। जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे कुपोषण से रिलेटेड कोई डेटा है ना, या कोई महिला बाल विकास का कोई डेटा दे दिया गया, या कोई प्लेसेस की बात कर दी गई, तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। अब जब पेज आप पलटाते जाएंगे, तो वो हाईलाइट आपको आगे में दिखेंगे, तो आपके नजर में कई बार तो आ चुका होगा वो, तो वो वहां से आप करेंगे। और दूसरा मैं ये करता था, प्री के पहले मैं थोड़ा सा एक यूनिक टाइप के अप्रोच अपनाता था। मैं एक पेजेस बनाता था एक डाटा फैक्ट्री के नाम से, लेकिन तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे करके। तो उस डाटा फैक्ट्री में अपने जितने भी डाटा रहते थे, उसको सीक्वेंस वाइज जमाता था। जैसे कुपोषण का है, मान लो 40%, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ मैं, 40% है, या कोई और डेटा है जो 60% है, तो मैं 40 को ऊपर रखता था, 60 को नीचे रखता था। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और दूसरा, जैसे कि हमको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, कोई भी पुरस्कार, जैसे छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है, तो फर्स्ट रैंक डालने के बाद छत्तीसगढ़ को जितने भी फर्स्ट रैंक मिले, उन सबको एक सीक्वेंस में जमा देते थे। फिर सेकंड रैंक कितने मिले हैं, 3-4 चीजों में मिले होंगे, उसको मैं जमा देता था। थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए। तो वो प्री के टाइम क्या होता है, आपका जब भी क्वेश्चन आता है, 2020 में शायद एक क्वेश्चन आया था, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बढ़ जा रहे थे कि वो आपका वही हो। तो उसका आंसर शायद 2 सेकंड या थर्ड था, वो मुझे क्लिक कर गया कि, और मुझे ये भी याद आ गया था कि ये इस पेज के इस पोर्शन में है। तो आपको करंट अफेयर बनानी ही पड़ेगी, और इस तरह से स्मार्ट अप्रोच भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा करता था। और एक आपकी तरफ से एक डिटेल वीडियो चाहिए कि करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके। ये बहुत हाई क्वेश्चन है कि किस तरीके से करंट अफेयर को करना चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर, लैंग्वेज, मैथ्स, ये सब बोलते तो है कि डेली करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए, कहाँ से टाइम लाए, कितना टाइम देना चाहिए, ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसको भी हम लोग आगे लेंगे। पर सबसे पहले वही, कोई एक नया स्टूडेंट आता है तो मतलब कौन से सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। कई लोगों की हिस्ट्री बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, और कोई ऐसे कोचिंग में गए हैं और हिस्ट्री ही पहला सब्जेक्ट हो, तो वो वहां से टूट जाता है, उसको लगता है यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। या सबसे ज्यादा भयानक होता है फिलोसफी,
कई कोचिंग वाले फिलोसफी से स्टार्ट करते हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको लगता है कि पीएससी के सभी सब्जेक्ट कैसे हैं क्या, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा झिझक आ जाता है। तो आप ये पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। कई लोगों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे 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 बढ़ते हुए आपको सब पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट को है, बट आपको इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप इतने वास्ट सिलेबस को और इतने टाइम तक इतने पेशेंस के साथ आप नहीं कर सकते। सीजीपीएससी के लिए क्या नोट सफिशिएंट है या बुक पढ़ना पड़ेगा? सीजीपीएससी के लिए तो बुक बहुत जरूरी है, ऑथेंटिक बुक पढ़ना पड़ेगा, और मैं बहुत सारे सोर्स के बजाय एक बुक को मल्टीपल रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे मेरी क्या अप्रोच रहती थी कि मैं एक बार बुक्स पढ़ता था, पहले बस सबसे पहले कोई भी बुक पढ़ता था एक नॉवेल की तरह पढ़ता था, उस पर कोई भी लोड नहीं लेना है कि मेरे को ये समझ आएगा नहीं आएगा, एक मुझे प्रॉपर पिक्चर समझ आ जाती थी। जैसे एंशिएंट इंडिया को मैं पढ़ा, उसके बाद वहां से सेकंड स्टेप होता था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, सीजीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेता था। अब ये समझ आ जाता था कि हाँ इस चीज़ों को मैं पढ़ा हूँ बट मुझे याद नहीं है। अब थर्ड स्टेप क्या होता था, फिर मैं उस बुक में जाता था हाईलाइट लेके, हाईलाइटर पकड़ के, तो वहाँ पे मैं पढ़ा जैसे गुप्तकाल के बारे में मैंने कोई क्वेश्चन देखा है, तो गुप्तकाल की जैसे कल्चर के बारे में, और वहाँ पे उस पोर्शन आ गया तो ऑटोमेटिक हाईलाइटर वहाँ पे चल जानी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो वहाँ पे आप शायद नींद में भी रहो, पढ़ते पढ़ते ना अचानक से आप जाग जाओगे यार ये देखा हूँ, है ना, तो ये होता है। तो इसी तरह से आपके वहाँ पे मार्किंग भी लगी। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनकी वो जो रहते हैं वो मार्किंग को ही पढ़ के जाते हैं, हाईलाइट जो किए रहते हैं, लेकिन मैं इसे एक स्टेप और ज़्यादा, मैं उसको नोट्स से बना देता था, जो भी हाईलाइट किया होता था नोट्स बना देता था, फिर बुक से मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती थी। अभी मैं जो हो सकता है 2019 का जो मेंस दिया था उसमें बुक पढ़ा था, फिर अभी जो 3 मेंस दिया है उसमें मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, बाकी सबके नोट्स मेरे पास है, तो नोट्स मेरे लिए मोटे नहीं लगते। मतलब ऐसे आप एक बार एनालाइज करके ऐसे नोट्स बना लीजिए कि इसके आप मल्टीपल रिवीजन करने के वजह से आपके कोई भी एग्जाम क्रैक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया पोर्शन की कैसे तैयारी करनी चाहिए और छत्तीसगढ़ जीएस की कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले सोर्सेज की बात करें, इंडिया की बात करते हैं। इंडियन पोर्शन की तैयारी करने का सबसे बेस्ट सोर्स है दृष्टि आईएएस की बुक लेनी चाहिए, या कुछ लोग एनसीईआरटी भी प्रीफर करते हैं, लेकिन जो दृष्टि आईएएस की बुक है उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहती है, पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं, कलर्स रहते हैं, डायग्राम रहते हैं, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो आप दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी की पढ़ सकते हैं, पॉलिटी की पढ़ सकते हैं, लोग पढ़ते हैं। बट मैंने उससे ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना शुरू किया था। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल, प्राचीन भारत के लिए, सतीश चंद्र मेडिवल के लिए, राजीव हिल्स के मॉडर्न के लिए, और पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी, और ज्योग्राफी मैंने महेश वर्णवाल से पढ़ी। उसके बाद मैंने दृष्टि आईएएस में भी गया, इन्वायरमेंट भी हो गया। तो इस तरह से आप इंडियन पोर्शन को आसानी से कर सकते हैं, सोर्स की कोई कमी नहीं है। दूसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए तो सबसे बेसिक जो बुक होती है वो होती है हरिराम पटेल सर की जो बुक आती है, वो प्री भी कवर कर लेगा और मेंस भी कवर कर लेगा। तो मैं 2 मेंस तो हरिराम पटेल सर की बुक से ही मैंने किया है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे प्री में कि मुझे लगा कि थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहिए, तो मैंने हिस्ट्री के लिए, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए राम कुमार बिहार सर उनकी बुक पढ़ी, और इसमें ज्योग्राफी में एल एन वर्मा सर की बुक पढ़ी। और उसके अलावा मैं बहुत सारी बुक में डाइवर्सिफाई नहीं किया, मैंने एक ही बुक पर बिलीव किया और नोट्स मेकिंग पे ध्यान दिया और अपने प्रेजेंटेशन में ध्यान दिया। तो केवल मैंने इन्हीं चीज़ों के किया, मैं बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ता। प्रीलिम्स आजकल बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, आपका इसमें क्या कहना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके हिसाब से कैसे आप तैयारी करनी चाहिए? प्रीलिम्स मैं 2 हिस्से में बांटता हूँ, एक 2020 के पहले का प्रीलिम्स और 2020 के बाद का प्रीलिम्स। तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें तो काफ़ी अच्छा रहा है कि 2019 जो सबसे इजी आया था वो भी क्लियर हुआ, 20 भी हुआ, और 21 जो सबसे टफ आया था वो भी क्लियर हुआ, और 2022 में भी अभी क्लियर हो गया। तो प्री के लिए मुझे सबसे पहले तो यही लगता है कि आपका मेंस क्लियर होना चाहिए। मेंस का आपका सिलेबस, लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि, मैं जनरली ये बता रहा हूँ कि बच्चों में ये मीथ रहती है कि प्रीलिम्स एक बार हो जाए फिर हम मेंस को 3 महीने में कर लेंगे। ये सबसे गलत अप्रोच लगती है मुझे। आप अगर 12 महीना है तो आप 9 महीना मेंस की तैयारी कीजिए, और जब नोटिफिकेशन आ गया प्री का 26 नवंबर, 4 दिन में आप माइंड फ्रेश करिए और 1 दिसंबर से आप बैठ जाइए, उसमें प्री मोर देन इनफ है, इतना टाइम हो जाएगा। बस स्मार्ट अप्रोच आपको चाहिए।
तो मेंस ही आपको तैयारी है, वही आपको अंतिम मंजिल तक ले जाएगी। इस तरीके से क्या डिफरेंस लगता है आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में? मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी में कोई मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में है और मेंस में नहीं है, मेंस में है वो प्रीलिम्स में नहीं है। तो तैयारी तो वही होनी चाहिए, सेम अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि मेंस एक वास्ट है। आपको लिखना है उस चीज़ को, लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट्स तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे और उन फैक्ट्स को आपको प्रीलिम्स में यूज़ करना है। तो मेंस की तैयारी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस की तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। और मुझे लगता है कि 2021 और 22 का जो प्रीव्यू निकला है, वो अगर मैं मेंस नहीं किया रहता, मेंस की तैयारी मेरी नहीं हुई रहती, तो नहीं निकलता। और दूसरी बात है सी सेट। आजकल सी सेट में जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का निकल रहा है। मैं इसके पीछे एक लॉजिक बताना चाहूँ। कोई भी एक नया फ्रेशर जो बच्चा आता है, वो सी सेट के लिए केवल और केवल मैथ और रीजनिंग पे फोकस करता है, लैंग्वेज पे फोकस नहीं करता। और लैंग्वेज वो कब पढ़ता है? जब उसका प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए पढ़ता है। अब जो बच्चा एकदम फ्रेश है, वो लैंग्वेज पढ़ा नहीं है और मैथ और रीजनिंग के भरोसे वो सी सेट दे रही है, तो वहां पे वो धोखा खा जाएगा। तो मैं 2019 और 20 में मेंस क्लियर कर लिया था, लैंग्वेज पढ़ा था। तो 2021 में मेरे सी सेट निकला है तो केवल और केवल लैंग्वेज के कारण, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इतने टफ थे कि 46 मार्क्स भी नहीं लाया जा सकता था। तो मेंस आपको करना पड़ेगा, सिर्फ मेंस मेंस के लिए नहीं, आपको सी सेट और प्री के लिए, जीएस के लिए करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए अगर किसी का एम है, जिन लोगों को नहीं निकल रहा है बार बार, कई लोग हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से दे रहे हैं, उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पा रहा है, उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि उसमें कमी क्या है कि अप्रोच की कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले तक ये माहौल बना दिया जाता है और बहुत सारे कोचिंग वाले भी बोलते हैं कि आपको इतने क्वेश्चन ज्यादा बना के ही नहीं आए। 2019 के पहले यही चलता था कि आपको 50 क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना है, 60 से ज्यादा नहीं बनाना है। 60 से ज्यादा नहीं बनाना है बोले तो कोई बच्चा 60 बना के आ गया और कट ऑफ 130 आ गई, तो फिर वो कैसे करेगा? तो मुझे ये लगता है कि पेपर देखने के बाद ही आपको एनालाइज करना चाहिए कि इस पेपर में कितना अटेम्प्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, कौन से क्वेश्चन पे रिस्क लेना है, और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ ही हमको पेपर में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सबसे पहले अप्रोच रहता था प्रीलिम्स के पेपर देखने में, मैं 5 मिनट पहले पेपर को एनालाइज करता हूँ कि पेपर की स्तर क्या है। अगर ये इजी है तो मैं 85 टू 90 में इसको क्वेश्चन मार्क करूँगा। थोड़े से टफ है तो हो सकता है मैं 80 टू 85 करूँ, और थोड़े और बहुत ज़्यादा, जैसे 2021 का था, 2021 में आप कितना भी मारो 30 क्वेश्चन अगर बनेंगे ही नहीं, तो आपको 65 टू 75 के बीच में जाके वहां पे करनी है। और पहली बार में जब आप यकीन माने, मैं 2021 की बात मुझे याद आ गई, जब इंडियन पोर्शन का मैं बनाना शुरू किया था, तो पहली बार में मेरे 19 क्वेश्चन बने थे केवल। तो उस सिचुएशन से आपको डरना नहीं है कि यार मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। उस 19 को 30 क्वेश्चन में पहुंचाना है, तो आपको फिर स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा और रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे पहली बार में हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम आप विजिट करोगे तो 40 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो उस 40 को 70 पहुंचाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है और कौन से क्वेश्चन को करना है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा तुक्का मार देते हैं, जैसे राजा रवि वर्मा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उससे संबंधित कुछ ईयर दिया गया। अब कुछ बच्चों को राजा रवि वर्मा सुने भी नहीं है ना, और उस क्वेश्चन में तुक्का मारे, तो ये सुसाइडल है, इसको नहीं करना चाहिए। परमवीर चक्र के बारे में क्वेश्चन आया था, हो सकता है आप एक फैक्ट जानते हो, बाकी उसमें 2 और फैक्ट थे, अब नहीं पता है तो स्किप कर दीजिए। तो क्योंकि आप बस ये है कि अपने आप लोग ये क्या करते हैं, मेरे से नहीं बन रहा है, बाकी लोग बना रहे होंगे क्या करके, तो 2 घंटे में यही सोचते रह जाते हैं। बस अपने आप में ये बिलीव रखिए कि मेरे से नहीं बन रहा है, तो 1.5 लाख लोगों में से भी नहीं बन रहा, तो बस अपने आप में बिलीव भी रखना बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज्यादा जरूरी है कि हाँ 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले रहे हो, तब आप रिस्क ले सकते हो, तब रिस्क लीजिए, तब ज्यादा बेटर है। हाँ, थोड़ा मेंस के बारे में बताइए कि मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कब से आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए? मेंस की सबसे पहले तो जो कोचिंग आप जाते हैं, अगर कोई कोचिंग कर रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रही है, तो सबसे पहले तो आप मेंस की ही तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि प्री के जैसा तैयारी मुझे लगता है पर्सनली प्री की जैसी तैयारी कुछ होती नहीं है, क्योंकि मेंस एक बहुत वास्ट सिलेबस है, आप उसी में से प्री के लिए पिक कर रहे हैं। मेंस में ज्यादा सिलेबस है, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि फिलोसफी है और दर्शन शास्त्र है, ये समाज शास्त्र, इसको आप पहले कर लीजिए।
और जैसे जैसे आपको प्रीलिम्स पास आते जाएगा, जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इन सबको आप प्री के पॉइंट जैसे दिवाली के आसपास या सितंबर अक्टूबर में करिए और प्रॉपर नोट्स के साथ करिए। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए टाइम रहता है। आप किसी भी नए सब्जेक्ट का ना तो नोट्स बना सकते हो, ना ही उसको नए सिरे से पढ़ सकते हो। तो और ये नोट्स की वैल्यू तब पता चलती है जब आपका एग्जाम है, लैंग्वेज का पेपर होगा, उसके 4 दिन पहले, 8 दिन पहले। आपको जब आप अपने हाथ में लक्ष्मीकांत उठाएंगे 8 दिन पहले, तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि वो 8 घंटे में कंप्लीट हो जाए, दर्शन शास्त्र 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, समाज शास्त्र आपके 2.5 घंटे हो जाए, हिस्ट्री 5 से 6 घंटे में हो जाए। तो नोट्स होना बहुत जरूरी है इसके बीच में। तो नोट्स ही आपको हेल्प करते हैं। और ये नोट्स तो आपके जो पेपर 2 है, पेपर 4, 6, इसमें तो होनी चाहिए। क्योंकि जो पेपर फर्स्ट है, एक पेपर होता है एक दिन में, फिर बीच में 2 घंटे की गैप रहती है, तो उसमें आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो वहाँ पे क्विक रिवीजन जब करेंगे तो वहाँ पे आप आंसर लिख पाएंगे। तो फिर हाँ, और पेपर 6 का तो जो आपका दर्शन और समाज शास्त्र है, उसको आप कितना भी पढ़ लीजिए। पेपर के एक दिन नहीं पढ़े ना पहले, तो ऐसा लगे कुछ पढ़े ही नहीं लगे। तो इन सब्जेक्ट का तो कर ही चाहिए notes। क्या प्री के लिए नोट्स और मेंस के लिए नोट्स अलग बनने चाहिए या अलग होते हैं? नोट्स आप एक में ही बना सकते हैं, बट नोट्स के अप्रोच अलग होते हैं। मेंस जैसे होते हैं आपके एक थ्योरी टाइप में होते हैं, है ना, थ्योरी जिसमें आप बहुत ज़्यादा फिर फैक्ट नहीं डालोगे तो चलेगा। बट प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट चाहिए। आपने बहुत सारी चीज़, आप आंसर लिखोगे उसमें फैक्ट है, आप फैक्ट को इग्नोर कर सकते हो मेंस में। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, आप यकीन मानिए हम लोग मॉक टेस्ट में बहुत ध्यान देते हैं कि ये फैक्ट डालें वो फैक्ट डालें, लेकिन मेन पेपर में आप नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो फैक्ट आपको प्रीलिम्स में डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, मैं मेंस के लिए थोड़ा सा लॉन्ग बनाता था नोट्स, और प्रीलिम्स के लिए बहुत ही शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाता था। और नोट्स आपके और कैसे बनेंगे, जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, जो क्वेश्चन आपके नहीं बने आप तुरंत उस क्वेश्चन को नोट कीजिए नोट्स में, तो आपके जो नोट्स हैं वो भी रिच होते जाएंगे। तो मैं थोड़ा 2 अलग अलग नोट्स बनाता था। अलग बनाता था। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था? टाइम टेबल बताइए। और एक आइडियल स्टूडेंट को भी कैसे एक टाइम टेबल अपने लिए मेंटेन करना चाहिए जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करते रहे ताकि फाइनल एग्जाम आते तक उसे सब कुछ कंप्लीट हो जाए। मैं इस मामले में थोड़ा सा लेजी था। मैं थोड़ा सा लेट से उठा था, 8 बजे मेरे दिन की शुरुआत होती थी, क्योंकि नींद प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आप 4 बजे उठ गए और बिना मन का पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ोगे, फिर उसको कवर करने के लिए आप दोपहर में 5 घंटा सो जाओ, 3 घंटा, तो वो सही अप्रोच नहीं है। तो मैं 8 बजे मेरी शुरुआत होती थी। पहले सबसे पहला घंटा तो पेपर पढ़ता था। पेपर पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट्स होते थे फोटो खींच के गूगल डॉक्स में सेव कर लिए। उसके बाद 1 घंटा लैंग्वेज का पढ़ते थे। फिर उसके बाद नहाना वगैरह सब होता था। उसके बाद जीएस का एक स्लॉट लेता था मैं, दोपहर को 2-3 बजे से पहले एक सेक्शन कंप्लीट करता था, फिर एक आध घंटा फिर खाना वाना खा के फिर सोना। फिर शाम को फिर दूसरा स्लॉट लेता था, एक दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करता था। उसके बाद डिनर वगैरह होने के बाद मैं मैथमेटिक्स बनाता था, डेली मैथ्स बनाता था। तो इस तरह से मेरी टाइम टेबल चलती थी। 12 बजे उसके बाद सो जाओ, फिर उसके बाद जो भी टाइम बचा आपका यूट्यूब चलाओ, शॉर्ट्स वीडियो देखो। मैं मूवी बहुत देखता था अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। तो इस तरह से मेरी रूटीन चलती थी। और सोशल मीडिया पे दोस्तों के लिए कैसे आप टाइम निकालते? नहीं, बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए, दोस्तों से भी बात करनी चाहिए। मुझे ये अप्रोच बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं लगती कि आप एक रूम में बंद हो जाओ, पूरी आपकी कनेक्शन, सोशल कनेक्शन टूट जाए। क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम सोशल एग्जाम, आपको आसपास की चीजों को एनालाइज करना है, आसपास के लोगों से आपको बात करनी है। तो इस तरह की चीजें आप ये करें, एक रूम में बैठ के आप तैयारी नहीं कर सकते। ये एग्जाम ऐसा है ही नहीं। आपको घूमना है, उन चीजों को देखना है, लोगों को एनालाइज करना है। तो ये एग्जाम ऐसा ही है। तो मैं प्रॉपर दोस्तों को टाइम देता था। कोई भी दोस्त से बाहर है तो कभी बात कर लेता था। तो घर में भी रोज बात होती थी मम्मी से, पापा से, और बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, तो बात करता था। सोशल मीडिया भी यूज करता था, व्हाट्सएप चलाता था, और यूट्यूब है, शॉर्ट्स वीडियो भी देखता था, और मूवीज भी काफी देखा मैं। तो सब चलता था, वेब सीरीज, ये सब तो होना ही चाहिए लाइफ के बाहर से। तो ये सब पे कभी उतनी स्मूथ जर्नी नहीं रहती है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो आप अपने लाइफ के लोएस्ट पार्ट में कैसे अपने आप को वापस लाते थे कि हाँ ठीक है गिर गए हैं पर वापस उठेंगे करके?
मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट पॉइंट जो आप बता रहे हैं वो 2020 का मेंस क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि 2019 का मैंने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया और मेरे 186 मार्क्स से रैंक थे। मुझे कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा भी मतलब टेंशन नहीं था मन में कि क्या होगा, क्योंकि मेरा एक मेंस दिया हुआ था 2020 का। फिर उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आया, फिर मैं यकीन नहीं कर पाया कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में एक महीना मिला था उसमें हो गया सिलेक्शन मेरा मेंस का, और इसमें 3-4 महीना मिला था वो नहीं मिला, और पेपर भी ठीक ही गए थे, हो सकता है अच्छे नहीं गए होंगे इसलिए मार्क्स नहीं मिले। तो ये था, तो वो सबसे मेरी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मुझे करना क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। ये 6-7 दिनों तक तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। तो फिर फ्रेंड्स लोग थे काफ़ी मेरे, मुझे बहुत अच्छा सर्कल मिला, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले जो हमेशा मोटिवेट किए, यार नहीं कर सकता है। उनका एक ही डायलॉग रहता था, एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन तो जरूर होगा, इस टाइप का। तो मेरा एक फ्रेंड है गिरीश करके, वो हमेशा एक बात बताता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते कि ये होगा ही होगा। तो वो एक ऐसा पॉइंट एक बात बोला था, वो मेरे को पूरा उबार दिया। लाइफ में ना एक ऐसा एम्प्टी स्पेस रखो कि अगर वो नहीं होता है तो एक्सेप्ट कर सको। तब इस चीज को और मैं क्लियर बताता हूँ, जैसे हम बहुत ज्यादा 100% यकीन करते हैं कि ये होगा ही होगा, और वो जब नहीं होता है तो बहुत ही ज्यादा हम लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो लाइफ में एक खाली स्पेस रखो कि अगर नहीं भी होता है तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। तो वो एक बात ही बात में ऐसा वर्ड बोला था, तो वो मेरे को वहां से निकाला। तो फिर मैं 2021 में, मतलब ऐसे दोस्त होने चाहिए लाइफ में। क्या है ना, ह्यूमन जो होते हैं ना वो हर चीज को जस्टिफाई करते हैं कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। जब कोई चीज नहीं होती है ना तो हम ढूंढते हैं कि हमारी तरफ से क्या कमी रह गई है, और जब आपको वो चीज भी नहीं मिलती है ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जस्टिफाई किया है कि वो एक एम्प्टी स्पेस बना के रखो ना कि आपको नहीं पता पर आप उस पर डाल दिए बस। हाँ, वो शायद कुर्बानी थी करके। हाँ, तो उसके बाद वो पॉइंट मेरे को बहुत ही ज्यादा राइज करने में मदद किया कि हो सकता है यार चलो। फिर 2021 का है, उसमें मैंने अपना अपना बेस्ट दिया। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं आगे भी कोई पोस्ट मिलेगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत उस मेंस क्लियर ना होने के बाद किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर प्री क्लियर हुआ, प्री सबसे ज्यादा टफ था, क्लियर हो गया। फिर मेंस आया, वो मेंस तो मतलब वो 4 दिनों का जो मेंस है वो मतलब बता नहीं सकता, इतना ज्यादा डर की, इतना ज्यादा डर डर के दिया गया है। तो लिटरली 2 पेपर के बाद मैं टूट सा गया था कि मैं क्या करूँ कर। सडनली पापा का फोन आया, तेरी मम्मी बता रही थी कि कुछ पेपर नहीं भर रहे क्या हो गया। तो फिर मैं बोला कि हाँ पापा थोड़ा सा टफ आ रहा है पेपर, तो शायद उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। मैं 2 दिन में ही थोड़ा सा सरेंडर के मोड में आ गया था कि क्या करूँ कर। तो जो पापा के वर्ड्स थे तो सबसे पहले ये पूछे कि कितने लोग मेज देने वाले हैं, दे रहे हैं। तो मैंने बोला लगभग अराउंड 2500 के आसपास दे रहे हैं। तो बस ये एक शब्द बोले कि 2499 लोगों को भी टफ लग रहा है। तो वो पॉइंट मेरे को राइज किया। फिर उस दिन पे हिम्मत आई कि हाँ चलो करते हैं यार, टफ आ रहा है तो सभी के लिए आ रहा है करके। फिर वहां से इसका फिर लगा थोड़ा सा और जोश आया, फिर करते हैं करके चलो करते हैं। तो फिर मेरे दोस्त भी लोग बोलते रहे कि मैं जो भी पेपर दे के आता था फिर मैं दोस्त लोग को कॉल करता था क्या कैसे बना, तो उन लोग को काफी अच्छा जाता था, मतलब रिएक्शन अच्छा आता था। तो हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहे होंगे, तो उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार मैं नहीं करता था, लेकिन उन लोग को बहुत अच्छा लगता था कि हमारा पेपर अच्छा गया है। तो और ज्यादा टेंशन में आ जाता था कि मैं ही नहीं पढ़ा हूँ क्या बोल के। तो उन लोग बोलते थे तू डर रहा है और तेरा इसी बार होगा, तू देख लेना। तो ऐसे ऐसे भी दोस्त थे जो हमेशा साथ दिए। लोग हैं लाइफ में मेरे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जितने अच्छे रहते हैं ना आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं, शायद हो सकता है, पता नहीं, और but वैसे मुझे लोगों बहुत को अट्रैक्ट भी करते हैं ना, इसलिए चीजें। आपके इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स, आई थिंक 95 कुछ है। 92 है। 92 है। तो इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी और कैसे आपने मतलब अपने आप को चेंज किया? इंटरव्यू में मेरे ख्याल से ना आप जैसे हैं वैसे प्रेजेंट कीजिए अपने आप को। इसमें ना बनावटी या आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है, जो हम 26 साल 27 28 साल से जो अपने आप को जी रहे हैं, वो 1 महीने के मौक में आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं प्रैक्टिस से। जैसे कि मैं थोड़ा स्पीड से बोलता था, तो मुझे 2-3 बार टोका गया है,
तो इस पर थोड़ा कम कीजिए करके। तो इसके लिए मैं एक आईने के सामने, मिरर के सामने अपने आप से सेल्फ टॉक करता था, बात करता था वहाँ पे कि कैसे वहाँ पे जाके प्रेजेंट करूँगा, कैसे आऊँगा, कैसे बैठूंगा, कैसे उसको उनको विश करूँगा, इस टाइप की चीज़ें। तो थोड़ा सा वहाँ आप बार बार अपने फेस को देखते हैं ना, तो थोड़ा सा हेजिटेशन आपको कम होते जाता है और एक कॉन्फिडेंस आता जाता है। और कॉन्फिडेंस तो आपको रहेगी क्योंकि आपने मेंस क्लियर कर लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको भी पता है कि आपके पास नॉलेज की तो कमी नहीं है, बट अब उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ देना है। और मेरे साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये रही कि मैं कोई क्वेश्चन जैसे पूछते थे और मैं नहीं भी बता पाता था तो स्माइलिंग फेस के साथ सॉरी सर बोल रहा था, क्योंकि जो गलत फैक्ट बताने से तो कोई मतलब नहीं। तो आप क्या बात, आपके इंटरव्यू में गए थे, कैसे क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू कैसा होता है उसके बारे में बताइए। मुझे सोमानी सर का बोर्ड मिला था। तो सबसे पहले तो सोमानी सर के बोर्ड के लिए थोड़ा सा लोगों का मिथ ये है कि सर डांट देते हैं, है ना, ऐसा परसेप्शन है लोगों की, डांट देते हैं या भगा देते हैं, ऐसा हम लोग भी सुनते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मैं गया, बहुत ही शानदार तरीके से इंटरव्यू लिए, सर स्माइलिंग फेस के साथ लिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था मैं निकल के कि मैं सोमानी सर के बोर्ड में हूँ जिनके बारे में मैंने ऐसा सुना था। तो काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि देवानंद जी आप ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ बैडमिंटन ही खेल रहे हो क्या, क्योंकि मैंने अपनी हॉबीज डाली थी। तो मैं बोला नहीं सर, बैडमिंटन तो मेरी हॉबी है ही। इसके अलावा मैंने 2019 के भी एग्जाम दिए थे, 186 रैंक आया था और 2020 का मेंस क्लियर नहीं हुआ और अभी मैं 2021 में आपका क्लियर हुआ। तो इस तरह से पूछे। और एक और क्वेश्चन पूछे, एकदम लाइट क्वेश्चन पूछे कि आप कोबरा से हैं तो आपके आसपास किसी ने कोई कलेक्टर बना है क्या करके। तो मुझे जानकारी थी रानू साहू मैम बनी है, मेरे गाँव की बगल की है। तो वो खुश हुए कि चलो हाँ पता है बोल के। तो उसके बाद बोले, उनका यही क्वेश्चन था कि आप उनके जूनियर रहोगे तो आपको बुरा नहीं लगे। तो मैं इसका शायद आंसर दिया तो उनको पसंद आया होगा। मैं बोला सर पहली बात तो वो एक अधिकारी तो है ही और एक लोकेलिटी का फैक्टर आ जाता है। तो एक और नहीं तो छोटे भाई की तरह वो मुझे गाइड करेगी और तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगा उनसे करके। तो उनको लगा कि हाँ थोड़ा सा एक लोकेलिटी का फैक्टर हो जाता है, तो ये अच्छे तरीके से ले रहा है, तो ईगो पे नहीं ले रहा है कि हाँ इस टाइप का। तो बात आगे बढ़ने शुरू हुई और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। मतलब इंटरव्यू एक कन्वर्सेशन टाइप में था, मतलब सर लोग भी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। सर एक गलत फैक्ट पूछे, एक और पैनलिस्ट थे उन्होंने गलत फैक्ट पूछ दिया। अच्छा, जानबूझ के? हाँ जानबूझ के नहीं, शायद वो उनका करंट अफेयर में पढ़े होंगे, करंट कभी पढ़े होंगे। एक्चुअली ये था कि ये विशाखापट्टनम और रायपुर के बीच में हाईवे वो एक्सप्रेस वे बनने वाला है। तो उनको ये लगा कि वो गरियाबंद से जाने वाली है। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि गरियाबंद में कोई नया हाईवे बन रहा है क्या। तो मुझे लगा कौन सा हाईवे बन रहा है, एक ही तो हाईवे है। तो मुझे लगा नहीं सर, नहीं कोई नहीं हाईवे नहीं बना है। तो एक आप विशाखापट्टनम वाले सुने हो ना। तो बोले कि मैं बोला सर ये तो गरियाबंद से नहीं जाती। तो सोमानी सर भी बोले नहीं सर वो गरियाबंद से थोड़ी नहीं जाता है, वो तो यहाँ अभनपुर से शुरू होता है और वो रायपुर जिला में आता है। तो उन लोग भी अपने डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ और एक दो क्वेश्चन में मैंने सॉरी भी बोला और पैनलिस्ट काफी। तो नॉर्मली मतलब पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं कि आपके फैक्ट के क्वेश्चंस जो सीजीपीएस से रिलेटेड हैं वो ज्यादा रहते हैं? जो पैनलिस्ट रहते हैं उनके जो नॉलेज ऑफ सोर्स है वो है न्यूज़पेपर है, क्योंकि वो सीजीपीएससी तो पढ़ के नहीं जाते है ना। उनके सामने जो देश दुनिया की बातें चल रही, रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, निपा वायरस हो गया, लंपी वायरस हो गया, वो उनको तो वही चीजें पता है, वही सब चीजें, है ना। तो ये सब चीजें तो करंट अफेयर को आप सबसे पहले तैयार कीजिए। जो भी मेजर जो इवेंट चल रहे हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इतने हाईलाइट है, रोज पेपर में दे रहा है। आप सॉरी बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं ये कैंडिडेट उतना अवेयरनेस नहीं है इसको करके। तो ये सब चीजें हैं। और सिचुएशनल क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, अब उसमें भी सॉरी नहीं बोल सकते। अब कोई हड़ताल हो गई, ऐसा हो गया तो सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो किस टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चन? मुझे नहीं पूछे गए हैं सिचुएशनल क्वेश्चन, लेकिन जैसे कि जनरली पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आपको सॉरी नहीं बोलना पड़ता है, बोल ही नहीं सकते आप, इस तरह के होते हैं। मुझे मैम मेरे गरियाबंद जिले के बारे में काफी पूछी, एक मैम थी पैनलिस्ट, तो गरियाबंद के बारे में, गरियाबंद के पर्यटन स्थल, गरियाबंद की जनजाति और आदिवासियों के लिए जो आईपीआर से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। हमारा कन्वर्सेशन उस साइड चला गया था, जीआई टैग वगैरह ये सब के बारे में, कि आदिवासियों के पास इतना नॉलेज है, इतने उनके पास रिसोर्स वो है, तो उनको कैसे यूज नहीं कर पाएंगे।
मतलब मैं ही लेके गया हूँ उस डायरेक्शन में उनको, कि मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कोई चीज़ उनके पास जानकारी में नहीं है, तो अपना पेटेंट नहीं करा पाते, तो उनका जो नॉलेज है वो यूज़ नहीं हो पाता। तो इस तरह से फिर जीआई टैग के बारे में बात हुई, है ना, तो उनको लगा एक ना बहुत ही थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड में हम लोग का कन्वर्सेशन हुआ। फिर एक और सर थे, उन्होंने उसके बारे में बात की। मुझे ये पूछा गया कि अभिषेक जी आप 1 मिनट में इसरो की आज तक की जितने भी अचीवमेंट्स हैं आप उसको बताइए। तो ये मेरे लिए एक मतलब एक ओपन जो मैदान बोलते हैं ना वो हो गया था। तो मैंने इसरो की स्थापना से और लेकर आपने तो नोट्स बना के सब नोट्स बना के मैं सब रखा था। तो साउंडिंग रॉकेट से लेकर पीएसएलवी, जीएसएलवी, मार्क 3, चंद्रयान, मंगल आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मैंने बताया। और एक मेरे से एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 2 देशों के नाम बताइए जो पहले दोस्त थे वो अब दुश्मन हो गए हैं, और जो जब पहले दुश्मन थे वो दोस्त हो गए। तो मैं पहले यूएसए और रशिया का एग्जांपल दिया, जो पहले दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, और यूएसए और जर्मनी का एग्जांपल दिया, जो पहले दुश्मन थे वो दोस्त हो गए। तो उससे काफी इम्प्रेस हुए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एक फ्रेंड है त्रिलोक चंदेल, उसका मॉक इंटरव्यू आया था। तो मैं मॉक इंटरव्यू जो सर थे वो हमारे जो इंटरव्यू के पहले ही रिलीज कर देते अपने यूट्यूब चैनल। तो उनमें क्वेश्चन पूछा गया था रुचि और अभिरुचि में अंतर। तो वो मैं देख लिया था और उसके बाद उसको कंफर्म भी किया था कि भाई आप जो बताया वो सही बताया हो या गलत बताया हो या ऐसे ब्लफ मारे हो। तो बोले नहीं मैं सही बताया था करके। और आप यकीन नहीं करोगे वो क्वेश्चन मुझे पूछा गया रुचि और अभिरुचि, और इससे ज्यादा फैक्ट ये था कि वो उस दिन त्रिलोक के साथ ही इंटरव्यू देने आया था। तो सबसे पहले मैं जब इंटरव्यू से निकला और त्रिलोक को सबसे पहले जोर से मैं हक किया कि भाई तेरे वजह से मेरा एक क्वेश्चन बना। तो दोस्त यार भी काफी हेल्प करते हैं ये सब चीजों में। ऐसा रहा था। मतलब जो आपका इंटरव्यू का है ना पूरा अवेयरनेस का है, आप कितना अवेयर हो चीजों को लेके, ये चीजें काम करती हैं। तो सर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, प्री मेंस इंटरव्यू कैसे तैयारी करनी चाहिए, और आपके साथ हम लोगों ने बहुत सारे और भी वीडियो शूट किए हैं जो जल्दी आप लोगों को मिलेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो वो वीडियोस आते रहेंगे, चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिएगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। हम ये बस चाहते हैं कि आप एक फाइनल मैसेज दें सारे स्टूडेंट्स को, अपने सीक्रेट बताएं कि भाई इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, और ऐसे वर्ड्स जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। और आपके लिए स्पेशली आपको छत्तीसगढ़ी में ये सारे मैसेजेस तो देना है। छत्तीसगढ़ में मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सब स्टूडेंट मतलब कहूँ एक दिन में नहीं हुए लेकिन एक दिन जरूर होते। तो आप मतलब निरंतर धैर्य के साथ मेहनत करना है, धैर्य रखना है, कठिन हार्ड वर्क तो करना ही करना है लेकिन अपना धैर्य भी रखना है और कभी भी निराश नहीं होना है। अगर मैं 2019-2020 के रिजल्ट से निराश हो जाते हूँ तो 2021 में नहीं, वो हिम्मत नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि आपका और अच्छा पोस्ट मिली और अच्छा आप मेहनत करो। और यार आप हमारे मन के लाइफ जब मैं ये देखता हूँ, मैं टॉपर्स मन के लाइफ ला जो रिजल्ट के बाद की जो जिंदगी है ना बहुत ही मजेदार जिंदगी होती है। इतना इतना अच्छा फील आते कि बताया नहीं जा सके। तो ये दिन भर तो पढ़ना है और क्या चीज भर करना है। आपला ये चीज पर कभी भी प्राउड नहीं हुई कि मैं ये पोस्ट मिल गया, लेकिन अपन माँ बाप ला जाके पूछूं क्यों ना कैसे लगा थोड़ी, जब 5 आदमी आके ओला बधाई दी कि तो बेटा इसे करिस करके, तो आप सोच नहीं सकते, तब आप ना सोच नहीं सको कि इतना खुशी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ो और पढ़ते रहो और एक दिन जरूर मिली अपना मुकाम जो भी सोचे हो और उससे ज्यादा भी मिली। बस मेहनत करते रहो और निरंतर मेहनत करते रहो, ठीक है। तो यही संदेश देता हूँ मैं। और बहुत अच्छा है, पढ़ो चलो। और जो भी प्रॉब्लम आई सर तो बैठे ही है और हमन भी है, अगर हमसे भी कुछ बन पाई तो बिल्कुल मदद करो आप मन के, ठीक है। तो यही है संदेश, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया और यहाँ पर आए, सब कुछ एक्सप्लेन किया, एकदम दिल खोल के हर एक चीज को बताया। बहुत अच्छा लगा आप आए। हमारे यहाँ एक और प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर आइएगा और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा। तो आप किनको टैग करना चाहेंगे? मेरे एक बहुत ही अच्छा दोस्त है सुमित चंद्रा। अभी CGPSC 2021 में उनका एक 95 रैंक आया है और वो AJS के पद पर अभी नियुक्त हुए। तो मैं चाहता हूँ सुमित भाई आप आओ और आपकी भी जो स्ट्रगल है
वो कहीं ना कहीं मुझसे मैच खाती है या मुझसे मुझसे ज़्यादा भी आपने स्ट्रगल किया है, तो आप आओ और आपकी स्टोरी लोगों को बताओ। मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेबल पर्सन हो और लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो। तो आप आइए एक बार यहाँ और अपनी जर्नी बताइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। सर, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम इनवाइट करती है ताकि आप यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।